फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज 16th COP2 CBD। अब इसके बारे में डिटेल समझोगे, अभी इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। तो ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, टॉपिक बहुत सुंदर टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मगर समझना होगा अच्छे से, समझो। फिर से नेक्स्ट पेज जाओ, तो नेक्स्ट पेज जाओ। ओरिजिन ऑफ सीबीडी इज रियो अर्थ समिट, ये समझो, ये समझोगे तभी फर्स्ट पेज समझ में आएगा। ओरिजिन ऑफ सीबीडी, सीबीडी का मतलब क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बात समझे। तो मैं तुम लोग को बताना चाहूँगा कि ब्राज़ील का जो रियो समिट जो हुआ था 1992 में, तो वहीं से बहुत सारा चीज़ ऑर्गेनाइजेशन सब डेवलप्ड हुआ जो कि अभी भी क्लाइमेट चेंज के लिए काम करता है, बात समझे। तो ये जो रियो समिट हुआ था 1992 में, उसके वजह से UNFCCC क्रिएट हुआ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्रिएट हुआ। दूसरा क्या क्रिएट हुआ? CBD क्रिएट हुआ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्रिएट हुआ। और तीसरा जो है वो क्या क्रिएट हुआ? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये 3 चीज़ क्रिएट हुआ। अच्छा, जो UNFCCC है वो क्लाइमेट चेंज को लेके काम कर रहेगा। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर काम करेगा, जो कन्वेंशन, उसका कन्वेंशन है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर वो काम करेगा। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि डेजर्टिफिकेशन जो हो रहे हैं, डेजर्ट सब हो रहे हैं, जो लैंड डिग्रेडेड हो रहा है, उसको कैसे बचाया जाए, उसके लिए ये संस्था काम करेगा। और सबका कॉमन चीज़ है कि 1992 में ही स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। हाँ, उसके बाद CBD देखो, जैसे यानी कि बातचीत वहीं पे हुआ था, निकल के आया 1993 में, CBD आया 1993 में, यानी कॉन्टेम्पलेट किया गया 1992 में, बन के निकला 1993 में। और उसके बाद देखो 2 संस्था, UNFCCC और UNCCD, वो 1994 में बना है, 2 साल बाद, 1 साल बाद बना है, यानी कि 1993 के बाद 1994 में 2 बना है। तो बट 1992 में ही उसका नींव रखा गया था तीनों संस्था का, समझ गए ना। अब देखो ये क्या है, तीनों जो अलग अलग देख रहे हो कन्वेंशन, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ओवरलैप है। एग्जाम्पल देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है ना। यदि मान लो क्लाइमेट पहले टेम्परेचर लेट से 40 डिग्री था, मान के चलते हैं, अब 45 डिग्री हो गया, तो इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, फ्लोरा और फौना लॉस होगा कि नहीं होगा। इसलिए तीनों का जो चीज़ है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज एक मेन रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, ठीक है। एंड जब लैंड का चेंजेस होगा, यानी कि लैंड पहले जो यूज़ करते थे तुम फॉरेस्ट के लिए, अब उसको तुम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हो। जो पहले तुम लैंड यूज़ करते थे फॉरेस्ट के लिए, अब तुम उसको माइनिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसका असर पड़ेगा ना क्लाइमेट चेंज पे। फिर बात समझ रहे हो ना। इसलिए एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। इसलिए लैंड डिग्रेडेशन appears as a cause as a effect in both climate change and biodiversity loss। कहने का मतलब क्या कि ये तीनों चीज़ UNCCD, UNFCCC और CBD एक दूसरे से लिंक्ड है। और रियो समिट में इसका नींव रखा गया, और 1 साल बाद और 2 साल बाद तीनों संस्था बन के निकला है, यहाँ से तीनों कन्वेंशन बन के निकला है। तो यहाँ पे देखोगे सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन ऑफ CBD ए 1993 एग्रीमेंट मेड एवरी, यानी कि 2-2 साल में मिलते हैं। और यही तुम्हारा अभी हुआ है COP कितना है, COP नंबर, हाँ COP 16 होगा, करेक्ट। तो इस बार ये COP 16 होने जा रहा है तुम्हारा, कहाँ पे? COP होने नहीं जा रहा है, मतलब हो चुका है एक्चुअली, कैली में, समझे, कैली में ये होगा, समझ पा रहे हो ना। तो ये सिग्नेट जितने भी CBD साइन हुआ 1993 में, ये एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ। और इस एग्रीमेंट में कहते हैं 2-2 साल बाद जितने भी मेंबर्स कंट्री वो साथ बैठेंगे, मीटिंग होगा। और इस बार जो रिसेंट में मीटिंग हुआ था वो COP 16 था, यानी कि 16 बार 2-2 साल के गैप में 16th वाला ये अभी रिसेंट टाइम में हुआ है, समझे, 16th एडिशन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे समझोगे कि ये जो CBD है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि ये पूरा जो एडिटोरियल है केवल CBD के ऊपर ही है, मैं इसमें एक्स्ट्रा तो बता दिया कि UNFCCC के साथ ही उसका क्रिएशन हुआ है, समझे ना। और तुम्हारा जो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है उसके कन्वेंशन के साथ ही इसका भी जन्म हुआ है रियो समिट में 1992 में। एनीवे देखो 3 एलिमेंट है इसके अंदर, CBD के अंदर, कि कैसे जो इकोसिस्टम बर्बाद हो गया, जो इकोसिस्टम बर्बाद हो गया उसको कैसे कंजर्व करे, कैसे उसको फिर से रिस्टोर करे, फर्स्ट एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करे ताकि फ्यूचर जनरेशन भी लाभ उठा सके। हमेशा कहते हैं ना पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करो, हमेशा कहते हैं ना बिजली को सही तरीके से इस्तेमाल करो, तो ये सस्टेनेबल यूज़ है, कैसे रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाए। और तीसरा एलिमेंट क्या है कि जो भी रिसोर्सेज से, जैसे मान लो बच्चे लोग बात समझो, होता क्या कि बड़ा बड़ा फार्मास्यूटिकल जो कंपनी सब है वो जाता है तुम्हारा ट्रैवल के पास, गांव-गांव जाता है, वहाँ से जड़ी बूटी उठा लेता है
और दवाई बना लेता है, बेच देता है और लाखों पैसा, करोड़ों पैसा कमाता है। मैं वो जो जड़ी बूटी जो लिया है, वो जो रिसोर्सेस लाया है, उसमें ट्राइबल का या फिर गांव वाला आदमी का भी तो उतना ही रोल है, तो उसको भी तो पैसा मिलना चाहिए। वही इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ दिस रिसोर्सेस, यानी कि जो अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला जो रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हो और कोई कंपनी कमा रहा है, कोई कंट्री कमा रहा है, तो कंट्री या कंपनी का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनता है कि जहाँ से लिया है, ट्राइबल लोग से, गांव देहात से, जहाँ से भी उठाया उसको भी दे। कई बार क्या होता है, ये लोग इंडिया आता है, हल्दी देखता है, पेटेंट करवा देता है यूएस में। बताओ, हल्दी तो घर घर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंटीसेप्टिक के लिए, समझ पा रहे हो ना। इसलिए थर्ड एलिमेंट है वो इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ दिस रिसोर्सेस। याद करो कार्टिजना और नगोया प्रोटोकॉल ना। देखो कार्टिजना प्रोटोकॉल कब हुआ? 2003 में हुआ था। ये जगह का नाम है। नगोया कहाँ पे है? जापान में है। तो 2003 में एक प्रोटोकॉल आया था और तुम्हारा 2014 में नगोया प्रोटोकॉल से आया था। दोनों प्रोटोकॉल के बारे में समझो, तो दोनों प्रोटोकॉल के बारे में समझो। ये सीबीडी से रिलेटेड प्रोटोकॉल है। कार्टिजना प्रोटोकॉल जो 2003 में आया था, उसमें क्या है देखो कि कैसे बायोसेफ्टी को इंश्योर करे। अच्छा, बायोसेफ्टी क्या है? देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स समझते हो ना, वो नेचुरल क्रॉप्स नहीं है, उसको जीन को ना मॉडिफाई करके एक नया क्रॉप्स बनाया गया। जैसे इंडिया में एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अलाउड है कमर्शियल लेवल पे, वो है तुम्हारा बीटी कॉटन। अभी जो कॉटन उगता है, जो यहाँ पे खेती करते हैं ना कॉटन का, तो नेचुरल कॉटन नहीं है, वो बीटी कॉटन है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। उसमें इंजीनियरिंग, बायोलॉजी प्लस इंजीनियरिंग दोनों का यूज़ है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक नया क्रॉप्स क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें बट देखो, यदि कोई जेनेटिकली यहाँ सुनो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है और एक कोई ट्रेडिशनल नॉर्मल क्रॉप्स है, दोनों को साथ में यदि एक खेत में उगाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। क्या भरोसा इसका असर कुछ निगेटिव पड़ जाए इस पर। तो उसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कार्टिजना प्रोटोकॉल का निर्माण हुआ था। बात समझे? वही लिखा गया है। ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को। किससे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स से। तो इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को सेफ हैंडलिंग किया जाए, उसको सेफ ट्रांसपोर्ट किया जाए, उसको सेफ यूज़ किया जाए, ताकि जो नॉर्मल जो हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला ऑर्गेनिज्म है, क्रॉप्स, उसको नेगेटिव असर नहीं करे। समझ गए ना? फॉर एग्जांपल देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड, फॉर एग्जांपल देखो, यदि नेचुरल इकोसिस्टम में लाओगे तो इसका असर क्या पड़ेगा अभी तक हमें पता नहीं, इसका असर निगेटिव भी पड़ सकता है। इसलिए विद्यार्थी लोग जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, उसको हमेशा नॉर्मल क्रॉप से दूर रखा जाता है। और यही जो चीज़ है कार्टिजना प्रोटोकॉल में निकल के आया था। आगे देखोगे नगोया प्रोटोकॉल। तो नगोया प्रोटोकॉल जो तुम्हारा जापान में हुआ, इसमें क्या है कि जो भी रिसोर्सेज फार्मा कंपनी यूज़ करेगा तो उसमें इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। सही बात है ना? अब कहाँ कहाँ से सामान उठाते हो, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपना ही पेटेंट लगा के बेचेगा, कमाएगा, और पता चला कि वो जो तरीका उसने लिया, जो औषधि उसने लिया, जो बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज उसने लिया, वो किसी गांव के, कोई पुराना गांव, कहीं का गांव से वो उठा लिया। अब बताओ, उसको शेयर ही नहीं मिल रहा, तो गलत चीज़ है कि नहीं है? तो नगोया प्रोटोकॉल में यही था कि एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग डील्स विद द कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। जब बायोलॉजिकल और जेनेटिकल रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो, जैसे फार्मा कंपनी यूज़ कर रहा है, तो इसका भी जिम्मेदारी है कि जो शेयर होल्डर है, जहाँ से वो लाया, उसको पैसा दे। समझ गए ना? इट आस्क्स द होस्ट कंट्री टू प्रोवाइड एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज इन अ लीगल, फेयर एंड नॉन बाइटरी मैनर। वही बात है कि उसके लिए वो पैसा दे अच्छे से। इट ऑफर्स देम फेयर, इसलिए फेयर और इक्विटेबल शेयर होना चाहिए। जो भी बेनिफिट हुआ, फार्मा कंपनी बहुत पैसा कमाया, तो उसका जिम्मेदारी है कि जहाँ से वो रिसोर्सेज लिया था, जिस कंट्री से जाके रिसोर्सेज लिया था, जो कम्युनिटी से लिया था, उस कम्युनिटी को देना, उस कंट्री को देना। ये नगोया प्रोटोकॉल्स में खुल के निकल के आया था। अब फर्स्ट पेज जाओ बच्चे लोग, अब फर्स्ट पेज तुम लोग को बढ़िया समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये जो अब ये समझिए, सीबीडी समझ में आ गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस पर क्या हुआ, नया चीज़ क्या हुआ? तो यूनाइटेड नेशंस का ये सीबीडी जो टॉक था, मीटिंग था, ये 16th वाला हुआ इस बार। कहाँ हुआ? कैली में हुआ। कैली कहाँ? कोलंबिया में। कोलंबिया जानते हो? कंबोडिया नहीं, कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ पे है? हाँ, साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला के बगल में होगा। समझे? अब देखो, इसमें क्या हुआ कि मुद्दा तो बहुत कुछ था, ठीक है, मगर किसी चीज़ पे वो नहीं हुआ। यानी कि इसमें था कि एक नया फंड भी बनाना है, बट वो फंड नहीं बन पाया, और ये मीटिंग खत्म हो गया। यानी कि इस मीटिंग में एक नया फंड बनाने का भी बात था, वो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड योर अदर रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फंड बनाने का ही बात था, जो कि बहुत दिन से डेवलपिंग कंट्री बोल रहा था, बट उस पर कुछ काम नहीं हुआ। बाकी जगह पे काम हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे नीचे 16th कॉप में। यहाँ पे बात ये आया है
कि एक सब्सिडरी बॉडी बनाया जाएगा जिसमें इंडिजिनस पीपल को भी शामिल किया जाएगा, कैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे काम कर सके। यानी कि देखो ये बहुत बढ़िया इंक्लूसिव अप्रोच है कि एक संस्था बनेगा, उस संस्था में जो लोग सब हैं, इंडिजिनस लोग सब, जैसे इंडिजिनस लोग मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि एक जगह है जहाँ पे बहुत सारा रिसोर्सेस है और वो रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करें वहाँ के लोग सब, ठीक है। अब उस जगह के बारे में कोई सोचेगा कि हमको ये करना है, उसको यूज़ करना है, तो जाहिर सी बात तो उस जगह को आदमी को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो जगह का जो आदमी है वो बहुत दिन से संरक्षण दे रहा है, जनरेशन टू जनरेशन उसको संरक्षण दे रहा है। तो इसलिए देखो ये बहुत ही खुशी का बात है कि इसमें कहा गया कि ये एग्रीमेंट हो चुका है कि एक सब्सिडरी बॉडी बनेगा जिसके अंदर इंडिजिनस पीपल भी होंगे और ये लोग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होंगे डिसीजन लेने में कि हाउ टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। बात समझ में आ गया ना। जो पार्टिसिपेटरी कंट्री, जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्री थे, सब ने एग्री किया कि एक ग्लोबल फंड बनना चाहिए। किसके लिए? फॉर शेयरिंग बेनिफिट्स ऑफ डिजिटली सीक्वेंस जेनेटिक डेटा। आप देखो प्लांट्स और एनिमल्स से निकलता है बहुत सारा रिसोर्सेज सब, तो एक फंड ऐसा बनना चाहिए, समझ रहे हो ना, शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटली सीक्वेंस, यानी कि अब जेनेटिक डेटा को अब डिजिटली सीक्वेंस किए तो उससे भी तो पैसा कमाई होगा, तो उसका एक फंड बनाओ, समझे। ए न्यू ग्लोबल फंड डेडिकेटेड टू शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ, किसका बेनिफिट? जब डिजिटली आप पहले नॉर्मली बनाए फिर डिजिटल डेटा बनाओगे, डिजिटल डेटा बनाओगे तो बहुत बिकेगा, जब बिकेगा तो उससे एक फंड होना चाहिए, एक फंड क्रिएट होना चाहिए ताकि फिर वो काम आ सके कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए, समझे, या प्लांट्स के वेलफेयर के लिए। होप सो समझ में आ रहा होगा। COP 16 में कोशिश यही था, देखो 2022 में, इससे पहले कनाडा में हुआ था, क्यूनमिन जो हुआ था इससे पहले, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में आऊँगा वहाँ पे। तो 2022 में जो, क्योंकि देखो 2022 तो 2024 दो साल में होता नहीं है, इससे पहले 15th सेशन हुआ था तो 2022 में हुआ, तो 2 साल के बाद मतलब 2024 में होगा ये, समझे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया कि COP 16 इज एम्ड एट असेसिंग द प्रोग्रेस ऑन द एग्रीमेंट, यानी कि 2022 में जो भी एग्रीमेंट हुआ उसमें कितने प्रोग्रेस हुए हैं यहाँ पे बात करना, विथ मोर फंडिंग, यानी कि अधिक से अधिक फंडिंग प्रोवाइड करना एक इशू था इस बार के COP 16 में। एंड देयर वाज अ क्लियर डिवाइड, देखो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का क्लियर डिवाइड दिखा फॉर द फंड मैकेनिज्म कि फंड कैसे बने उसमें। तो इसलिए देखो ना सस्पेंड हो गया बिना कोई न्यू फंड बने हुए, तो इसका मतलब क्या कि दोनों कंट्री अड़ गया, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। और ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? ग्लोबल नॉर्थ डिनोट करता है डेवलप कंट्री को, ग्लोबल साउथ डिनोट करता है डेवलपिंग कंट्री को। तो ये दोनों के बीच में जो समझौता होना चाहिए था कि स्पेशल डेडिकेटेड फंड, वो नहीं हो पाया, समझ गए ना। एंड साइंटिस्ट, देखो साइंटिस्ट का मानना है कि अबाउट 1.6 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज ओनली ए पार्ट ऑफ व्हाट इज बिलीव टू एग्जिस्ट, यानी कि बहुत सारा तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुका है वर्ल्ड से। यदि फर्दर प्रोटेक्ट नहीं किया जाए तो बहुत सारा फ्लोरा और फौना खत्म हो जाएगा, इसलिए प्रोटेक्शन जरूरी है, समझ रहे हो ना। आगे देखो, अच्छा ये अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखना होगा कि थ्री प्राइमरी डायरेक्ट कॉजेस पर, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है क्या कारण है। तो सबसे पहला जो कारण है देखो जिसकी वजह से 30% बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, वो लैंड यूज चेंज है। लैंड यूज चेंज का मतलब क्या है कि पहले फॉरेस्ट एरिया था, वो उसको काट के एग्रीकल्चर लगा दिया गया, उसको काट के प्लांटेशन लगा दिया। अच्छा, प्लांटेशन उतना इकोलॉजिकल सर्विस थोड़ी देगा जितना फॉरेस्ट देता है, क्योंकि प्लांटेशन में तो एक ही सेम टाइप का पौधा रहेगा, मगर जो फॉरेस्ट है वो एक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसमें भालू रहेगा, बंदर रहेगा, उसमें तरह तरह का फ्लोरा और फौना रहेगा, है कि नहीं बताओ। तो एक जंगल अपने आप में क्या है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, उससे बढ़िया, उससे बड़ा कम्युनिटी कुछ है ही नहीं, क्योंकि इंसान भी रह सकता है उसके अंदर। एक जंगल के अंदर सब तरह के प्रजाति रह सकते हैं, तो इसलिए फॉरेस्ट को क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहा जाता है। अब तुम फॉरेस्ट को काट के माइनिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो और प्लांटेशन कर रहे हो, इसके वजह से 30% बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब रिसोर्सेज देखो, रिसोर्सेज को तुम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तुमको थोड़ा यूज़ करना चाहिए तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर। जैसे एग्जांपल देखो, ये ग्लोबल फुटप्रिंट का आया था ना न्यूज़ कि जो मदर अर्थ एक साल में जो रिसोर्सेज को रिकूप करती है वो इंसान केवल 7 महीना में ही उसको हजम कर जाता है, ख़त्म कर जाता है। तो दैट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एंड तीसरा क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। जानते हो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी तो बहुत बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। अब 40 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 45 डिग्री सेल्सियस आए तो कई तुम्हारा इंसेक्ट, कई फ्लोरा एंड फौना मर जाएगा। तो वो क्लाइमेट चेंज होगा, जाहिर से। पॉल्यूशन तो इंडस्ट्री सब दुनिया भर का, और डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया है, जान रहे हो, और पॉल्यूशन होगा।
14%। समझ गए ना। देखो इंसेक्ट सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि पॉलिनेटर के रूप में काम करता है। और इंसेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना बायोडाइवर्सिटी के लिए। इंसेक्ट कुछ हो गया, जैसे हनी भी कुछ हो गया, तो पूरा एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दे आर एक्टिंग एज अ पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर समझते हो ना, जो कि पॉलिनेशन प्रोसेस करता है, रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस में हेल्प करता है ये। आगे देखो, नगोया प्रोटोकॉल कंप्लीटेड, कार्डिजेना प्रोटोकॉल कंप्लीटेड, नगोया हो गया ना ये। हाँ, अब ये देखो ये 2022 में क्या हुआ था, वही हम बोले थे, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी 2022 में हुआ था ना कनाडा में। तो देखो बच्चे लोग, जो कनाडा में हुआ था उसमें 4 गोल थे और 23 टारगेट्स थे, और कहा गया था कि 2030 तक उसको अचीव करना है। कितना गोल था? 4 गोल था, और 4 गोल को यदि डिवाइड करोगे तो 23 टारगेट्स थे उसके अंदर। समझ गए ना, इस तरह समझना है चीज़ों को। ये COP 15 हुआ था कनाडा में, 2 साल पहले की बात है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो निकल के आया था 30-30-30। क्या होता है 30 का मतलब? कि 30% लैंड और सी एरियाज को प्रोटेक्ट करना है। समझे ना, लैंड एरिया को 30% प्रोटेक्ट करना है, सी वाला जो एरिया है उसको 30% प्रोटेक्ट करना है, और 30% जो डिग्रेडेड, जो बेकार हो गया इकोसिस्टम, उसको रिस्टोर करना है। इसलिए 30-30-30। लैंड का 30% एरिया को ठीक करना, सी का यानी कि पानी वाला एरिया को 30% ठीक करना, वर्ल्ड का 30% बोल रहा है, और जो वर्ल्ड में जो 30% जो डिग्रेडेड यानी कि जो बेकार डेजिटिफिकेशन हो गया, जो बंजर जमीन हो गया, उसको 30% रिबैक करना। ये 30-30-30 वाला प्रोग्राम ये तुम्हारा कनाडा में कुनमिंग प्रोटोकॉल में ये रखा गया था 2 साल पहले। समझ गए ना। हाँ, इसमें ये भी बात किया गया था स्टूडेंट, देखो ये भी बात किया, कंट्रीज ऑल्सो एग्रीड कि $200 बिलियन हर एक साल दिया जाएगा, हाँ 2030 तक। यानी कि जैसे देखो ये बताए थे ना $100 बिलियन का जो पेरिस में था, उसी तरह यहाँ पे भी ये अलग अलग चीज़ है। ये तुम्हारा CBD के लिए है कन्वेंशन, समझे ना। UNFCCC के लिए अलग होगा, उसका अलग कॉन्फ्रेंस होगा। हुआ था ना दुबई में, हुआ था ना उससे पहले, जानना बच्चे लोग, कतार में हुआ था ना जी, दुबई में समथिंग जो हुआ था। और यहाँ पे देखोगे तो क्या है इसमें, देखो टारगेट इज ऑल्सो कि एनुअल इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज भी बढ़ाया जाएगा। यानी कि शुरू में कहा है कि $200 बिलियन हर एक साल दिया जाएगा इस चीज़ के लिए 2030 तक। एट द सेम टाइम कि टारगेट और बढ़ाए भी जाएंगे, एटलीस्ट $25 बिलियन 2025 तक दिया जाएगा, और 2030 तक कम से कम $30 बिलियन दिया जाएंगे, और एक्स्ट्रा दिया जाएगा पैसा, स्पेशली पोअर कंट्री के पास, जिसके पास पैसा नहीं है बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। तो 16th यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी टॉक जो कैली में हुआ था कोलंबिया का, उसमें ये बात था कि न्यू फंड बनेगा, मैं न्यू फंड बना ही नहीं। अभी बोले ना जस्ट फर्स्ट पेज में कि न्यू फंड बना ही नहीं। तो फंड क्या है, फंड मैकेनिज्म था क्या? तो फंड मैकेनिज्म पहले से ही था बच्चे लोग, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसी का पैसा यूज हो रहा था इसमें जो है ना US का या वेस्टर्न पावर का बहुत कंट्रोल है, और डेवलपिंग कंट्री चीख चीख के बोल रहा था कि इसका डेडिकेटेड फंड बनाओ। मैं ये बात नहीं माना वहाँ पे, और दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो गया, तो ये मुद्दा नहीं आगे बढ़ पाया। समझ पा रहे हो ना। तो 2013 देखो 2023 में कंट्रीज ने प्लेज किया कि $400 मिलियन जाना चाहिए इस चीज़ के लिए, यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड में जाना चाहिए, और जो कि तुम्हारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो पहले से चल रहा है उसी के अंदर क्रिएट हुआ। समझ गए ना। डेवलपिंग कंट्री का मानना ये था कि जो रईस कंट्रीज है, स्पेशली वेस्टर्न जो कंट्रीज है, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है GEF पे, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से, जो पहले से चल रहा है, और इसलिए एक नया डेडिकेटेड फंड होना चाहिए नेचर को बचाने के लिए। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री के बीच में समझौता नहीं हो पाया इस बार। कनाडा हो, जापान हो, न्यूजीलैंड, सब ने रजिस्ट किया कि नो ये नहीं है, यानी कि ग्लोबल नॉर्थ ने इस चीज़ को रजिस्ट किया। अब अच्छा, ग्लोबल नॉर्थ का मतलब यही नहीं कि नॉर्थ ही साइड में हो, ग्लोबल नॉर्थ का मतलब डेवलप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ठीक है, कॉप्स देखो वही तो बोले, कॉप्स COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज खत्म हो गया, बट कोई फंड नहीं बना, क्योंकि दोनों के बीच में, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री के बीच में फ्रिक्शन रहा। और डेवलप कंट्री मानते नहीं, जो GEF है पहले से वही कैरी होगा, उसी में पैसा जाएगा। अरे भाई उसमें पैसा होगा तो फिर डेवलप कंट्री का कंट्रोल है उस फंड में। तो सेवरल कंट्रीज सब देखो, बहुत सारे कंट्रीज ने अपना एक्शन प्लान किया कि हम ये करेंगे, सबको देना पड़ता है, इंडिया ने भी दिया है। देखो कि मेगा डाइवर्स, यानी कि बहुत सारा मेगा डाइवर्स कंट्री जो भी है, द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो सेवरल मेगा डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया, पेरू, थाईलैंड अपना अपना एक्शन प्लान दिया है कि हम बायोडाइवर्सिटी को इस तरह बचाएंगे। लगभग 150 कंट्री में कुछ कंट्री है जिसने अभी तक दिया भी नहीं, जैसे ब्राज़ील ने अभी तक नहीं दिया है। समझ गए ना। हाँ, अब देखो चलो जो भी है कि चलो ये समझौता नहीं हो पाया कि एक नया फंड होना चाहिए, इस पर बात नहीं हो पाया, बन भी नहीं पाया, क्योंकि दोनों कंट्री के बीच में, दोनों सेट ऑफ कंट्री के बीच में क्या हुआ, रजामंदी नहीं हो पाया। मगर ये बात तो है कि इंडिजिनस पीपल के लिए तो एक फैसिलिटी बना कि
न्यू परमानेंट बॉडी बनेगा ना, जिसमें इंडिजिनियस पीपल भी, लोकल कम्युनिटीज़ को भी डाला जाएगा निगोशिएशन के लिए, उसको भी डिसीजन मेकिंग में लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो तो उसको बिना पूछे कैसे कर सकते हो? जब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को आप कंजर्व कर रहे हो तो उसको बिना पूछे कैसे कर सकते हो? तो ये चीज़ तो बढ़िया हुआ कि एक परमानेंट बॉडी क्रिएट होने का बात है, जिसमें इंडिजिनियस पीपल भी रहेंगे, लोकल कम्युनिटीज़ भी रहेंगे बातचीत करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो देखो इससे क्या कि फॉर्मल वॉइस मिला और डिसीजन मेकिंग पावर मिला है इन लोग को। समझ गए ना? हाँ, द क्रिएशन ऑफ न्यू ग्लोबल फंड फॉर शेयरिंग द बेनिफिट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अच्छा देखो, द डेवलपिंग कंट्री नाउ हैव अ न्यू पॉट ऑफ मनी टू प्रोटेक्ट, यानी कि इसके पास एक नया पैसा है। कैसे? बोला ना कि जो डिजिटली स्टोर्ड जेनेटिक रिसोर्सेस होगा उसके लिए एक फंड बनना चाहिए। जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस उससे डेटा आएगा ना, तो डेटा से क्या होगा, जब डेटा हुआ तो डेटा बिकेगा तो उसे एक फंड आएगा, उस फंड का फायदा होगा। वही लिखा गया कि एक जो न्यू ग्लोबल फंड बना है फॉर द शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ये भी एक अपने आप में गजब बात है, इससे बहुत फायदा होगा। डेवलपिंग कंट्रीज नाउ हैव अ न्यू पॉट ऑफ मनी टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी विद फंड दैट अर्जेस कंपनीज टू कंट्रीब्यूट, बट ये वॉलंटरी है। और कोई बात नहीं, शुरुआत अच्छा है कि कोई कंपनी जो डिजिटली किया है और डिजिटली जब डेटा बेचता है तो उससे जो कमाई होगा वो कमाई तुम्हारा कंजर्वेशन के लिए जाना चाहिए, कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए जाना, ये अच्छा सोच है। बात समझ गए ना? इट इज़ अ नो डाउट एन इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है, मैं ये वॉलेंट्री है और ये डिपेंड करता है कंट्रीज़ के ऊपर, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि उस फंड में कितना पैसा जमा करता है और फंड से जो पैसा है कितना अच्छे से निकल के जाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।